नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 6, बेनी के 2 और मोहझरी का 1 मरीज पॉजिटिव। बेनी और मोहझरी को प्रशासन ने किया सील। कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्रामों में पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं। बारासिवनी क्षेत्र में अब 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मोहझरी पॉजिटिव मरीज का बहनोई शादी में हुआ था शामिल। देश सहित जिले में भी मनाया गया ईद का त्योहार। सामाजिक जनों ने घरों पर ही रहकर अदा की नमाज। कोरोना के खात्मे के लिए उठे दुआओं के हाथ। अमन और खुशहाली की मांगी दुआएं। परिवार के साथ मनाई ईद की खुशियां। सोशल मीडिया पर चला बधाई का सिलसिला। कलेक्टर ने किया डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी मरीजों के वार्डों की निगरानी। उपचार में लगा स्टाफ 14 दिनों तक नहीं जाएगा बाहर। सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। पहले खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे। अब खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी के 2 एवं लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी का 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया है। ग्राम भजियादंड में 3 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे सील कर दिया गया था। अब ग्राम बेनी और मोहझरी को सील कर दिया गया है। बेनी और मोहझरी के संदिग्ध मरीजों को पूर्व में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें उपचार के लिए सरदार पटेल होम्योपैथ कॉलेज गायखुरी बालाघाट में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया गया है कि बालाघाट जिले में अब तक जो 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं वे सभी देश के रेड जोन मुंबई और गुजरात से आए हैं। जिले की जनता को डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सावधानी और सतर्कता बरतने की। आम जनता को चाहिए कि अपने गांव और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाहर रेड जोन से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उन पर कड़ी निगरानी रखें। क्वारंटाइन का पालन नहीं करने वालों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करें। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि वो लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि ICMR लैब जबलपुर से 24 मई की देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खैरलांजी तहसील के ग्राम बेनी के 2 मरीज और लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी का 1 मरीज की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में पाए गए 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता की जा रही है। इनमें से 1 मरीज के गुजरात और 2 मरीजों के मुंबई से आने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके पूर्व में खैरलांजी तहसील के ग्राम भजियादंड के 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ये तीनों ही मुंबई से आए हैं। वारासिवनी SDM संदीप सिंह ने बताया कि बेनी का 1 मरीज गोंदिया की ओर से पैदल चलकर 18 मई को अपने गांव पहुंचा था, जबकि दूसरा मरीज अपने 3 साथियों के साथ 19 मई को महाराष्ट्र की ST बस से रजेगांव बॉर्डर पर पहुंचा था और उसे वहां से वारासिवनी तक पहुंचाया गया था। वारासिवनी से वो मोटरसाइकिल से बेनी पहुंचा था। बेनी के दोनों मरीज अपने गांव पहुंचने पर अपने घर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें पंचायत में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। बेनी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 4 संदिग्ध मरीजों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए 23 मई को ICMR लैब जबलपुर भेजे गए थे। 24 मई की रात्रि में इनमें से 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ग्राम बेनी को सील कर दिया गया है। लांजी SDM रविंद्र परमार ने बताया कि ग्राम मोहझरी का कोरोना पॉजिटिव पाया गया युवक 17 मई को महाराष्ट्र से आया था और कारंजा बॉर्डर से बालाघाट जिले में उसने प्रवेश किया था। उसे कारंजा से बालाघाट जाने वाली बस में रवाना किया गया था। वो युवक गुजरात के अहमदाबाद से आया है। ये युवक भाने गांव में बस से उतरा था और अपने गांव मोहझरी पहुंचा था। मोहझरी का युवक पढ़ा लिखा है और काफी समझदार है, जिसके कारण उसने स्वयं को अपने ही घर पर क्वारंटाइन में रखा हुआ था। उसे बुखार के लक्षण होने पर वो ग्राम भाने गांव डॉक्टर पाटिल के यहाँ चेकअप कराने के लिए गया, लेकिन डॉक्टर पाटिल ने उसे लांजी जाने की सलाह दी।
लेकिन वो लांजी ना जाकर अपने घर वापस आ गया था। मोहझरी का ये युवक अहमदाबाद में जिस साथी के साथ रूम पार्टनर था वो रतलाम का रहने वाला था और रतलाम में उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस पर उसने फोन करके मोहझरी के युवक को बताया कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा ले। इस पर मोहझरी का युवक 22 मई को लांजी पाल डोंगरी में जांच कराने के लिए पहुंचा। रेड जोन से आने के कारण लांजी में डॉक्टर ने उसे रोके रखा और एम्बुलेंस बुलवाकर उसे बालाघाट रवाना कर दिया गया। बालाघाट में उसका सैंपल लेकर ICMR लैब जबलपुर भेजा गया था। 24 मई की रात्रि में जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में मोहझरी का यह युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मोहझरी का युवक मोटरसाइकिल से लांजी जांच कराने के लिए गया था और जब उसे लांजी से एम्बुलेंस से बालाघाट ले जाया गया तो उसने अपने बहनोई को मोटरसाइकिल वापस ले जाने के लिए कहा था। ग्राम टेडवा का निवासी उसका बहनोई मोटरसाइकिल लेने लांजी आया था और उसने मोटरसाइकिल को बगैर सैनिटाइज किए अपने गांव ले जा लिया। अब उसके बहनोई के माता पिता, पत्नी और बच्चों का सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। ग्राम टेडवा में उसके बहनोई के घर के सामने ही विवाह समारोह भी चल रहा था, जिसमें उसका बहनोई शामिल हुआ था। सर, जैसे लांजी की मोहझरी अंतर्गत एक कोरोना का पॉजिटिव केस निकला है, वर्तमान में प्रशासन के द्वारा अभी क्या व्यवस्थाएं की गई है और आगे क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? मोहझरी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है। वो 17 तारीख को अहमदाबाद से आया था। अब वो जिस व्यक्ति के साथ में आया था वो पॉजिटिव निकला, तो इनने भी एहतियात के तौर पर होम क्वारंटाइन था। तो लेकिन जब उसने बताया कि मेरा दोस्त पॉजिटिव है, फिर हमने उसको बालाघाट सैंपल के लिए भेजा। कल रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब उसके बाद हमने मोहझरी का जो एरिया था तो उसका 14 और 15 नंबर का जो वार्ड है उसको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और बाकी गाँव को बफर जोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट जोन का मतलब होता है कि उस एरिया में अब सब लोग होम क्वारंटाइन में रहेंगे। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाके सर्वे किया जाएगा। अगर उस एरिया में से किसी को बुखार सर्दी के सिम्टम आएंगे तो उसे तुरंत हम बालाघाट शिफ्ट करेंगे और उसका कोरोना का टेस्ट सैंपल करवाया जाएगा। बाकी जो वहाँ पे अत्यावश्यक सामग्रियों की जो उपलब्धता है वो हम सुनिश्चित करवाएंगे। जैसे उनको पानी भी अगर है तो हैंडपम्प से नहीं भर पाएंगे, उसके लिए हम टैंकर लगवाएंगे। इस तरह से उसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग बाहर ना निकले। आप पूरी व्यवस्था घर तक पहुंचा के देंगे? जी, बस हम सब घर पहुंचा देंगे ताकि दूसरा एक और था सर कि अभी जिसको व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, कितने लोगों के संपर्क में ऐसी कोई जानकारी अभी मिली है सर? हाँ, हमने उसकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। तो उसके घर में उसके माता पिता, उसके जीजा जी, उसकी बहन और एक बच्चा, कितने लोग थे। और बाकी जब वो बस से आया था कंजई से, तो वहाँ जिन लोगों के साथ बस में आया था उसकी भी हमने जिन सब डिवीज़न के वो लोग थे उनको सारी लिस्ट अवेलेबल करवा दी है। उन लोगों को हम क्वारंटाइन करवा दिया गया। कुछ पता चला शादी समारोह में भी गया था वो? हाँ, शादी समारोह का वो नहीं गया था। उसका जो जीजा था वो अपने गांव में एक शादी थी उसमें शामिल हुआ था। इसी कारण अब हम शादियों पर भी रोक लगाने का हम आदेश जारी। उनकी भी लिस्ट निकल चुकी है सर? शादी में गए थे उनकी भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, क्योंकि शादी में कई लोग आते हैं तो थोड़ा ये लंबा काम है कि इतने लोगों का नाम पता करना। लेकिन हम उसके जीजा जी का तो सैंपल करवा ही दिया हमने और उसका भी हम पता कर रहे हैं। देश दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर सादगी के साथ मनाया गया। अमूमन ईद पर गले मिलकर मुबारकबाद देने तथा हाथ मिलाकर सम्मान करने की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन इस बार और ईदों से यह ईद जुदा थी। ईद पर ईदगाह एवं मस्जिदें यूं तो गुलजार बनी रहती थी, लेकिन हुकूमत हिंद के फरमान पर अमल करते हुए मुस्लिम समाज ने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। देखा जाए तो 30 दिन के रोजे के बाद ईद इनाम मिलने का दिन है और ईद पर कोरोना का देश दुनिया से नामो निशान मिटने को लेकर दुआओं में हाथ उठे तो अमन और खुशहाली का पैगाम दूर दूर तक पहुंचा। देश भर में सोमवार का दिन ईद उल फितर का दिन था, लेकिन लॉकडाउन में चला आ रहा मिजाज शहर में बना रहा। ईद को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं और मुस्लिम संगठनों ने पहले ही समाज को पैगाम दिया था कि हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार का पूरा साथ देना है। जो अहकाम बताए गए हैं उसका सभी को पालन करना है। अब ईद का दिन आया तो ऐसा ही हुआ। मुस्लिम समाज ने ईद के लिए चलकर मस्जिदों में आने की बजाय अपने घरों में परिवार के साथ ही नमाजें अदा की और ईद भी मनाई। रविवार शाम से ही दूरभाष और सोशल मीडिया पर ईद की एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो सोमवार को भी दिन भर जारी रहा। लेकिन ईद पर धार्मिक परंपराओं के मुताबिक गले मिलने और हाथ मिलाकर छोटे बड़ों सभी का सम्मान करने का रिवाज नहीं रहा है। अब की बार ईद पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।
सभी ने कोरोना महामारी के खतरे को समझा और वक्त की नजाकत को समझते हुए ईद पर सामाजिक दूरी और देह से दूरी का पालन किया गया। शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। प्रातः 7 बजे लगभग सभी मस्जिदों में नमाजें पढ़ी गईं, जिसमें 7 से 8 लोग ही ऐसे रहे जिनके लिए प्रशासनिक तौर पर अनुमति ली गई थी और पूरी आवाम घरों में ही थी। देश पर कोरोना का खतरा था तो मुस्लिम समाज भी इंसानियत की खातिर संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए रमजान माह में घरों पर ही था। ईद के करीब आते आते सभी गैर जरूरी खरीदारी को ताक पर रख दिया गया और उन गरीबों के लिए रुपये खर्च किए गए जो लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के इस दौर में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ईद पर घरों में ही सेवैयां तो बनी, लेकिन खुशियों को लेकर मलाल भी रहा और एक तरह से इस बार ईद के मिठास मानी जाने वाली सेवैयों में मिठास गुम सी रही। हालांकि मुस्लिम समाज ने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाई। ये एक ऐसा मौका था जब छोटों से बड़े और बुजुर्ग तक सभी ईद पर एक साथ थे और इबादत के साथ कोरोना महामारी को देश दुनिया से दूर होने को लेकर दुआओं में हाथ उठाकर अपने रब से इंसानों की हिफाजत के लिए मिन्नतें की गईं। मुल्क में ईद पर अमन का पैगाम देने वाली मस्जिदों की मीनारों के लाउडस्पीकर भी ईद पर बंद ही रहे, लेकिन ईद पर दिल से लाखों लोगों की जुबान पर एक ही दुआ थी, वो ये कि देश दुनिया में वो खुशहाली फिर लौट आए जिसके लिए हम बेजार हो चुके हैं। साथ ही अमन भाईचारा बरकरार रहे। दुआओं के असर से ईद पर यही पैगाम आम रहा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर सुभान मंसूरी मुन्ना भाई ने ईद के मौके पर सभी को मुबारकबाद देते हुए बताया कि प्रशासन का पूरा सहयोग किया गया है और समाज जिस तरह से सरकार के आदेशों का पालन कर अपने घरों में ही रहकर इबादत कर रहा है उसके लिए तहे दिल से वे शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिदों में कुछ लोगों के साथ नमाजें अदा की गईं और कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह महीने भर इबादत हुई और दुआएं मांगी गई हैं, उससे इस बीमारी का खात्मा होने की पूरी उम्मीद है। आज ईद उल फितर का दिन है और आज जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज चंद लोगों के साथ में जिन्हें प्रशासन की ओर से अनुमति मिली थी उन लोगों के साथ में अदा की गई है। हमारे साथ में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर है जनाब मुन्ना भाई। हम उनसे जानते हैं कि आज ईद उल फितर के मौके पर किस तरह नमाज़ें अदा की गई हैं। मुन्ना भाई, आपको सबसे पहले जो है मुबारकबाद ईद की। जी, मैं भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आज किस तरह नमाज की जो है व्यवस्था बनाई गई थी ईद की नमाज के लिए। जी, आज क्या हुआ था, प्रशासन ने हमसे अपील किया था पूरे मुस्लिम समाज से कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन को देखते हुए सभी मस्जिदों में जैसे अभी 2 महीने से 5 लोगों की परमिशन है तो वही लोग नमाज़ें अदा करें, ऐसी हमको अपील की गई थी। और अल्लाह के करम से आज हमारे बालाघाट शहर के मुस्लिम समाज ने ये बता दिया है कि वो शासन और प्रशासन के साथ 2 महीने से भी था और आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन भी वो शासन प्रशासन के साथ में है और जिनको परमिशन थी वही लोग आए और लगभग पूरी मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अच्छे से अदा कर दी गई है। एक वबा की शक्ल में ये जो बीमारी आई है जो लोगों को जो है संक्रमित कर रही है, पॉजिटिव केस बालाघाट में भी पाए जा रहे थे, इसको लेकर आज क्या खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई? जी, आज वबा के लिए बिलखुसूस दुआएं सभी मस्जिदों में हुई है और हमको अब ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ानों में जो इबादतें हुई हैं पूरे दिन दुआएं हुई है, इस वबा से जल्द छुटकारा मिले। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये हमारे मुल्क से बहुत जल्दी ये जो कोरोना वायरस जो है महामारी है बहुत जल्द जाने वाली है इंशाअल्लाह। पूरे महीने भर रमज़ान के तीसरे दिन जो है मस्जिदों में लोगों की जो भीड़ होती थी वो नहीं हुई। प्रशासन की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए थे उसका समाज ने पालन किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, आज समाज के जो लोग हैं उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि आज इतना बढ़िया परिचय दिया है कि नहीं तो हमको ऐसा लग रहा था कि भाई आज ईद उल फितर के दिन लोग आएंगे और प्रशासन को बड़ा मशक्क़त करनी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हमारे भाई लोग बहुत समझदार लोग हैं और उन्होंने सबने अभी घरों पर नमाज़ें अदा की है और मैं खासकर प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे रमज़ान में और आज बिलखुसूस आज जो लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, मैं इस बार पूरी आवाम की तरफ से उनका प्रशासन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसी तरह मस्जिद में एतिकाफ किया गया जिसमें अमन और भाईचारे के साथ ही भयावह बीमारी से निजात के लिए दुआएं भी मांगी गईं। एतिकाफ में शामिल रहे सज्जू खान ने बताया कि हमने अपने देश, जिले और शहर के लिए
खूब दुआएं की हैं और इन दुआओं का असर ज़रूर होगा। माह मुबारक रमज़ान में एक ऐसा मौका भी आता है जब एहतिकाफ किया जाता है। एहतिकाफ 10 दिनों का होता है और इसमें बैठने वाला शख्स जो है शहर की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करता है। आज हमारे साथ में एहतिकाफ में बैठे सज्जू भाई हैं। उनसे आज हम जानते हैं कि उन्होंने एहतिकाफ के दिनों को किस तरह इबादत में गुजारा है। सज्जू भाई, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद होगी। जहाँ तक एहतिकाफ की बात है तो एहतिकाफ में बैठने वाला जो बंदा है वो खुदा के बहुत नज़दीक होता है, ऐसा कहा जाता है। तो एहतिकाफ में आपका किस तरह इबादत में दिन गुजरता था और रातें गुजरती? इबादत से पर्पज़ तो ये आ गया कि अभी तो वैसे काम धंधा बंद है पूरा टोटल, और इबादत के लिए इससे बेहतर वक्त मिल नहीं सकता था। और बहुत गुनहगार भी हैं हम लोग। आज ये महामारी फैली हुई है, कोई जरिया बन नहीं रहा है, कोई दवा नहीं बन रही है, वैक्सीन नहीं बन रहा है। अब एक ही तरीका है कि खुदा को राज़ी करे, रोके गिड़गिड़ा के। तो समय निकाल करके हम यहाँ पे 4 लोग बैठे थे, और ऐसे ही पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जगह जगह की मस्जिदों में 1-1, 2-2 लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 10 दिन का अपना एहतिकाफ किया है, मुल्क की सलामती के लिए और शहर की अपनी सलामती के लिए दुआएं की है। देखा जाए तो कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा संकट जो है पहली बार जो है देश पर आया है। इसको लेकर भी मस्जिदों में खुसूसी तौर पर दुआएं की जा रही है, तो इत्तिकाफ में भी दुआएं की गई होंगी इस बात को लेकर? जी माशाल्लाह, दुआएं रोज़ चलती है। एक भी दिन ऐसा पूरा नहीं जाता जिसमें 5 वक्त की नमाज़ों में अगर 5 लोग बैठ के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़ हर टाइम की नमाज़ों में हर जमात में दुआ ज़रूर होती है। और रात को खुसूसन जो एहतिकाफ में बैठे थे हजरात लोग, वो लोग खुसूसन रात भर दुआएं करते हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखुरी बालाघाट में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए सर्व सुविधायुक्त 138 बेड की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 25 मई को इस सेंटर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे और डीपीएम डहरिया भी मौजूद थे। कलेक्टर आर्य ने अधिकारियों के साथ गायखुरी के इस सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए लगाए गए बेड, उनमें ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेंटर में भर्ती 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ से भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि भर्ती मरीजों का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी आहार और दवाइयां दी जा रही हैं। मरीजों के वार्ड में मनोरंजन के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर आर्य ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार में लगे चिकित्सकों, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय के रहने और उनके भोजन आदि की व्यवस्था की भी जानकारी ली। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार में लगा स्टाफ 14 दिनों तक अपने घर नहीं जा सकता है, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था कोविड अस्पताल के अलग कक्षों में ही की गई है। कलेक्टर आर्य ने निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को निर्देशित किया है कि वे कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करें। बगैर पीपीई किट पहने वार्ड में किसी भी व्यक्ति को नहीं जाना है। वार्ड में स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और नियमित रूप से उसे सैनिटाइज किया जाए। कलेक्टर आर्य ने बताया कि सरदार पटेल कॉलेज के इस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के वार्ड में भी लगाए जा रहे हैं। दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज सरदार पटेल का निरीक्षण किया गया। अभी हमारे पास 6 पेशेंट्स हैं जो कि एडमिट हैं। अभी आगे इसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी आगे पेशेंट बढ़ते हैं, उसी संदर्भ में आज इसका निरीक्षण किया गया है और तैयारी के संबंध में जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए। सर, किस प्रकार से और दिशा निर्देश दिए गए हैं सर यहाँ पे स्टाफ लोग को? सर, तो स्टाफ को आवश्यकता के अनुसार जगह जगह पर कुछ जगह टीके लगाने का जरूरत है, कुछ जगह कूलर लगाने की ज़रूरत है, पानी का व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वो सारी व्यवस्थाएँ कर दी गई। ऑलमोस्ट वैसी व्यवस्था पहले हुई थी। एक फाइनल डिसीजन एक बार देखना था आज कि कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी चीज़ें थी सुधार करने के लिए निर्देशित किया गया और आज शाम तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। सर, लगभग कितने यहाँ पर स्टैंड रखी गई है? सर, लगभग 128 लोगों की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक फिल्मी गीतों की धुन पर जमकर थिरक रहे हैं। यह युवक बालाघाट के कोविड सेंटर में रखे गए कोरोना मरीज बताए जा रहे हैं। हालांकि यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह तीनों युवक वही हैं,
लेकिन अपुष्ट खबरों की माने तो कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा योग प्राणायाम कर तनाव से दूर रहने की नसीहत मिली थी, लेकिन अपनी धुन में झूम रहे इन युवकों की मस्ती सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ते मामलों से जहां बालाघाट जिले में दहशत है, वहीं कोविड केयर सेंटर में सोमवार को और 3 कोरोना मरीजों को लाकर भर्ती कराया गया है। इसके पूर्व खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम भजियादंड के 3 युवक यहां पहले से भर्ती किए गए थे। इन्हीं 3 युवकों को जिला स्वास्थ्य विभाग उन्हें तनाव से दूर रहने तथा नियमित योग एवं व्यायाम करने की सलाह दे रहा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो कोरोना मरीजों में उत्पन्न हुए नकारात्मक विचारों को दूर करने, उन्हें अपने शरीर का ध्यान रखने तथा योग एवं व्यायाम क्रियाओं को करने की सीख दी गई है। हालांकि यह वीडियो बालाघाट के कोविड सेंटर का ही है, यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ युवकों की डांस मस्ती कैमरे में कैद हुई है वह देखने लायक है। युवक अपनी धुन में इस कदर थिरक रहे हैं जिससे कोरोना को लेकर डर और खौफ काफू नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि कोरोना संक्रमण के डर को अगर भीतर ही रखा गया तो यह खतरनाक हो सकता है, इसलिए जल्द ही स्वस्थ होने की चाह में थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, ताकि मरीज के मन में पड़ रहा विपरीत प्रभाव दूर और नकारात्मक ऊर्जा का अंतर होकर मरीज कोरोना जैसी भयावह बीमारी से अपने आप को जितना जल्दी हो सके उबार ले। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं की जा सकती कि यह बालाघाट का ही है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो को देखकर मजे जरूर लिए जा रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ता देख अब आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा आगामी 15 जून तक जिले में होने वाले सभी विवाह कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में दी गई सभी विवाह की अनुमतियों को भी निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आदेश का परिपालन हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि बालाघाट जिले में अब तक कुल 1,10,000 प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। इन्हीं में 6 प्रवासी मजदूर मुंबई और गुजरात से आए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूंकि इन्हीं क्षेत्रों से बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर जिले के समस्त तहसीलों में आए हुए हैं, जिनमें से कुछ को होम क्वारंटाइन, कुछ को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। मजदूरों का आने का क्रम आज तक जारी है। देखने में आ रहा है और शिकायतें भी मिल रही थी कि विवाह के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से 30 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देखने में आ रहा था कि विवाह समारोह में 200 से 300 लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। वहीं जब प्रशासन और पुलिस विभाग आयोजन को रोकने जाते तो अप्रिय स्थिति निर्मित हो रही थी और कई बार लोगों के द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता था। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति के समस्त लोगों से फोन पर चर्चा की गई, जिस पर सभी के द्वारा दिए गए सुझावों के तहत आगामी 15 जून तक जिले के समस्त वैवाहिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं। बगैर अनुमति के विवाह करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लांजी क्षेत्र में विवाह के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से 30 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देखने में आ रहा था कि विवाह समारोह में 200 से 300 लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही थी और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा था। लांजी तहसील के ग्राम मोहझरी में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज के मिलने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवाह के लिए पूर्व में दी गई सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। सोमवार 25 मई को जिला राजपूत क्षत्रिय सभा की युवा इकाई के द्वारा समाज के प्रेरणा स्रोत महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान समाज के युवाओं ने नगर के महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। सोमवार को जिला क्षत्रिय राजपूत सभा की युवा इकाई ने साहस और पराक्रम के पर्याय माने जाने वाले महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर समाज के युवाओं ने नगर के महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। विजुअल। अपनी बहादुरी, वीरता और साहस के लिए जाने गए महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सभी ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लॉकडाउन की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महाराणा प्रताप की वीरता को याद किया गया।
इस दौरान जिला क्षत्रिय राजपूत युवा इकाई के अध्यक्ष समीर सिंह गहरवार ने बताया कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसके तहत आज समाज के युवाओं के द्वारा महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप ऐसे महापुरुष थे जिनके अंदर मातृभूमि प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया और मातृभूमि की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम सभी को भी संगठित रहकर महाराणा प्रताप की जीवन शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती की 480वीं जयंती है। हिंदू तिथि के हिसाब से आज 25 मई की महाराणा प्रताप की जयंती तिथि मनाई जाती है। आज जिला राजपूत क्षत्रिय सभा युवा विंग के द्वारा महाराणा प्रताप जी के पुष्पहार अर्पित करके महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। साथ में हमारे द्वारा विगत लॉकडाउन में जो भी सिचुएशन को देखते हुए ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे द्वारा रक्तदान भी चलाया जा रहा है। जैसा जैसा जो जिसको आवश्यकता रहती है हमारे समाज के युवाओं द्वारा एक रक्तदान की मुहिम भी की गई है। हर हफ्ते में या जैसा जिसको जो आवश्यकता रहती है उस हिसाब से राजपूत समाज का व्यक्ति रक्तदान के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला राजपूत क्षत्रिय सभा अध्यक्ष समीर सिंह गहरवार, पूर्व पार्षद अमित सिंह बैस, सचिव कृष्णकांत सिंह बैस, जयदीप सिंह गहरवार, आदित्य सिंह चौहान, आयुष सिंह सिसोदिया, समर सिंह चौहान, पिंटू सिंह ठाकुर, अखिलेश राजपूत, ऋषि सिंह चौहान, अनुज सिंह चौहान सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। 9 जून से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जा रही हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, हायर सेकेंडरी मूक बधिर की शेष परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब विस्थापित विद्यार्थी निवासरत जिले से परीक्षा दे सकेंगे, जिसके लिए ऐसे विद्यार्थियों को 25 से 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के सचिव अनिल सुचारी द्वारा 24 मई को जारी पत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, हायर सेकेंडरी मूक बधिर की शेष परीक्षाएं 9 जून से आयोजित की गई हैं और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन अथवा अन्य कारणों से कतिपय परीक्षार्थी अपने निवास के वर्तमान स्थान से अन्य स्थानों पर विस्थापित हुए हैं। ऐसे परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित न हो, इस उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि विस्थापित परीक्षार्थी विशेष परिस्थितियों में वर्तमान में जिस भी जिले में निवासरत हैं वहीं से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। बताया गया है कि ऐसे परीक्षार्थी जो शेष परीक्षाएं अन्य किसी जिले से देना चाहते हैं वो 25 मई शाम 4 बजे से 28 मई तक MP ऑनलाइन कियोस्क पोर्टल मंडल के मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिले की समन्वय संस्था, मंडल के संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी। परीक्षार्थियों को जिला परिवर्तन करने की स्थिति में नवीन चयनित जिले के जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं और जिले के भीतर केंद्र परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जिले में बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को प्रशासन ने पूर्णतः सील कर दिया है, जिसका 25 मई को कलेक्टर दीपक आर्य ने जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर आर्य ने अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवार को अधिकारियों के साथ ग्राम बेनी का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, सहायक कलेक्टर अक्षय तोमरावाल और वारासिवनी SDM संदीप सिंह भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि ग्राम बेनी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के पाए जाने के कारण उसे सील कर दिया गया है। इसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने अधिकारियों के साथ खैरलांजी तहसील के ग्राम भजिया दंड का भ्रमण कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए की गई वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि ग्राम भजिया दंड में कोरोना पॉजिटिव 3 व्यक्तियों के पाए जाने के कारण उसे सील कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर आर्य ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने गांव और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बाहर रेड जोन से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उन पर कड़ी निगरानी रखें। क्वारंटाइन का पालन नहीं करने वालों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करें। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वो लॉकडाउन का भी कड़ाई से पालन करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें।
घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और 2 व्यक्तियों के बीच 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। सरकार के रवैये से नाराज शराब एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में शराब कारोबारियों ने देशी विदेशी शराब दुकानों को बंद कर दिया है। बालाघाट जिले में शराब एसोसिएशन के आह्वान पर जिले की सभी 102 देशी विदेशी शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है, जिससे 26 मई को सोमवार को सभी देशी विदेशी शराब दुकानों में ताले लटके रहे, जिससे शराब प्रेमियों को फिर निराशा का सामना करना पड़ा। हालांकि जिले के शराब कारोबारियों की ओर से आधिकारिक रूप से शराब दुकानों को बंद रखने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो शराब के ठेके कोविड-19 बीमारी के पहले हुए थे, जिसमें शराब दुकानों को लगभग 14 घंटे शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसके बाद विश्वव्यापी कोरोना महामारी के भारत देश में दस्तक देने के बाद 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, जिसमें शराब दुकानों को भी बंद कर दिया गया। इसके बाद लगभग 47 दिनों तक शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। 4 मई से प्रारंभ हुए लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार के दबाव के बाद ठेकेदारों ने 6 मई से शराब दुकानें तो खोल ली, लेकिन कोविड-19 के कारण दुकानों को कम समय में खोलने के कारण शराब दुकानों की बिक्री 30 से 35% रह गई। यही नहीं बल्कि काम धंधे बंद होने से लोगों की आवक नहीं होने और आम दिनों की अपेक्षा शराब की बिक्री पर पड़ रहे असर के कारण शराब व्यवसाय पूरी तरह से लगभग ठप्प सा हो गया है। ऐसे में सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस भी शराब ठेकेदार नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण शराब व्यवसाय को संचालित करना शराब व्यवसायियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस भी शराब ठेकेदार नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण शराब व्यवसाय को संचालित करना शराब व्यवसायियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में शराब व्यवसायी सरकार से राहत चाह रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा शराब एसोसिएशन को सरकार से कोई राहत नहीं मिलने से शराब एसोसिएशन ने 26 मई सोमवार से पूरे प्रदेश में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया, जिसका असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश शराब एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद हैं, तो सिवनी और मंडला में भी अधिकांश दुकानें बंद हो गई हैं। ठेकेदार लाइसेंस फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि जब ठेके लिए गए थे उस दौरान कोरोना बीमारी नहीं थी और ठेके चलाने के लिए समय भी ज्यादा था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद शराब दुकान के समय को निर्धारित कर दिया गया है। वहीं लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे शराब की बिक्री में खासी गिरावट हुई है, जिसके चलते लाइसेंस फीस की राशि जमा करना उनके लिए संभव नहीं है, जिसे लेकर ठेकेदार सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के पचपेड़ी में वन्य प्राणी भालू ने तेंदुपत्ता तोड़ रहे युवक पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए लामता स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जिसके स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार प्रारंभ है। जानकारी के अनुसार 25 मई को नगरवाड़ा तेंदुपत्ता समिति के अंतर्गत पचपेड़ी निवासी राजेंद्र रहांगडाले को तेंदुपत्ता तोड़ते वक्त भालू ने हमला कर घायल कर दिया। बताया गया है कि युवक राजेंद्र पचपेड़ी निवासी तेंदुपत्ता तोड़ने आज सुबह जंगल गया था। तेंदुपत्ता तोड़ने के दौरान अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया और इस दौरान अन्य साथियों द्वारा भालू को भगाया गया, जिसे वन विभाग द्वारा उपचार के लिए लामता स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी NS काकोडिया और सहयोगी स्टाफ पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी प्राप्त कर पीड़ित युवक राजेंद्र रहांगडाले के स्वास्थ्य उपचार हेतु चिकित्सकों से सलाह ली और बेहतर उपचार देने की अपील की। साथ ही 1000 रुपये राहत राशि भी दी गई है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 6। बेनी के 2 और मोहझरी का 1 मरीज पॉजिटिव। बेनी और मोहझरी को प्रशासन ने किया सील। कलेक्टर दीपक आर्य ने ग्रामों में पहुंचकर देखी व्यवस्थाएं। पारासिवनी क्षेत्र में अब 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मोहझरी पॉजिटिव मरीज का बहनोई शादी में हुआ था शामिल। देश सहित जिले में भी मनाया गया ईद का त्योहार। सामाजिक जनों ने घरों पर ही रहकर अदा की नमाज। कोरोना के खात्मे के लिए उठे दुआओं के हाथ। अमन और खुशहाली की मांगी दुआएं। परिवार के साथ मनाई ईद की खुशियां। सोशल मीडिया पर चला बधाई का सिलसिला।
कलेक्टर ने किया डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का निरीक्षण। सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी मरीजों के वार्डों की निगरानी। उपचार में लगा स्टाफ 14 दिनों तक नहीं जाएगा बाहर। सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।